हेलो दोस्तों। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, एक सवाल है आपसे कि क्या आपने किसी कबाड़ी को कभी देखा है जो कबाड़ बिनता है, संडे संडे को आपके घरों पे आता है और ढेर सारी चीज़ों को लेकर के जाता है। आपने देखा होगा कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा थैला होता है और उसमें वो डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को वो एक ही थैले में रखता है। तो आपने कभी सोचा कि वो जब एक ही जगह पे सारी चीज़ों को रखता है तो उसको ले जा करके वो क्या करता है? तो दोस्तों, उसको ले जा करके वो एक सेंटर होता है जहाँ पे उसमें से जैसे प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसको अलग कर लेता है, ग्लास की बनी हुई चीज़ों को अलग कर लेता है, मेटल की बनी हुई चीज़ों को अलग कर लेता है। ठीक है? जिससे कि ये समझ में आए कि कितनी चीज़ें मेटल की बनी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ग्लास की बनी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ठीक है? इन सारी चीज़ों को वो अलग करता है, जिसकी वजह से वो ये पहचान पाता है कि किस तरह के मटेरियल की कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में लेकर के जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट नंबर पे, आपने अपने कमरे में आपके पास बुक शेल्फ होगा जिसमें आपने किताबें रखी होंगी। तो क्या आप किताबों को बस वैसे ही सारी बुक्स को ऐसे ही बस रख देते हैं जहाँ मन में आता है वैसे ही? अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपको बुक्स को खोजने में बहुत दिक्कत होती होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जैसे हिस्ट्री की बुक है तो उसको एक कॉलम में रखिए, एक जगह पे रखिए, बुक कॉपी जितनी भी चीज़ें हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की बुक अगर अलग है तो उसको अलग रखेंगे, साइंस की बुक अलग रखेंगे, मैथ की बुक अलग रखेंगे। ठीक है? तो सबके लिए एक अलग अलग कॉलम अगर बना देते हैं तो बुक्स को खोजने में या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? तो ये जो अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को अगर हमने अलग कर लिया और आयरन की बनी हुई चीज़ों को अगर हमने अलग करके रख दिया, तो इसी प्रोसेस को सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? सॉर्टिंग। ठीक है? तो आज हम लोगों का लेसन है यूनिट 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार्ग फाउंडेशन चैनल पे। ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए। आप अपने घर में और जहाँ पे भी आप हैं, तो अपने आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनको ज़रा ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करके ये पता लगाइए कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे हैं और किन चीज़ों की वो बनी हुई हैं। तो जैसा कि हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो है वो कुछ फूड मटेरियल्स हमें दिखाई देंगे, क्लॉथ यानी कि कपड़े, ढेर सारे कपड़े दिखाई देंगे, चेयर कुर्सियाँ दिखाई देंगी, साइकिल है, साइकिल भी किसी न किसी चीज़ का बना हुआ है। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, यानी कि कुछ बर्तन डिफरेंट टाइप के हो सकता है। वो बर्तन प्लास्टिक का बना हुआ हो या फाइबर का बना हुआ हो या फिर वो स्टील का बना हुआ हो। ठीक है? तो बुक्स यानी किताबें, टॉयज, खिलौने, वाटर, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई होती हैं और इनका जो शेप होता है और शेप और साइज सबका अलग अलग होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आती है कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कलर भी अलग होता है और शेप भी अलग होता है। तो जैसे आप अपने आसपास अगर थोड़ा सा ग्रुपिंग के मूड में अगर हम इसको करें, तो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट आपको जो दिखाई देते हैं आपके आसपास, उनका जरा एक लिस्टिंग करिए। तो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट में जैसे रबर की बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, ग्लास मार्बल हो गया, वो छोटे छोटे कंचे होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। ठीक है? तो ग्लास मार्बल हो गया, एप्पल राउंडेड शेप में है, ऑरेंज राउंडेड शेप है, पिचर जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, वो भी अगर देखेंगे तो वो एक राउंड शेप में है। तो ये जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर उनको हम एक तरफ कर लें और क्यूबॉइडल शेप के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अगर हम अलग अलग जगह पे रख लें, तो कम से कम एटलीस्ट हमें ये पता होता है कि किस तरह की चीज़ें, किस शेप की चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। ठीक है? तो उसको खोजने में बहुत ही आसानी हो जाती है। एडिबल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो जितनी भी चीज़ें खाने योग्य होती हैं, एडिबल वर्ड के बारे में इसके पहले फूड वाले टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था कि एडिबल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो जो एडिबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि
समोसा हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, रोटी, चावल, दाल, जितनी जितनी भी चीज़ें इस तरीके की होती हैं जिनको खाया जा सकता है, उन्हें एडिबल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होता है, प्लास्टिक की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उसको अगर हम एक ग्रुप में रखते हैं, जैसे ये हो गया बकेट, तो प्लास्टिक का बकेट देखा होगा हल्का होता है, इसलिए प्लास्टिक की चीज़ें अब आने लगी हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो पहले मेटल की बनी हुई चीज़ें ही आती थी, या तो आयरन की बनी हुई चीज़ होती थी, या अब तो स्टील की बनी हुई चीज़ें। उसके बाद स्टील को रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक ने, क्योंकि प्लास्टिक की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा कैरी करने में आसानी होता है, वो हल्की होती हैं और मजबूत भी होती हैं। ठीक है। लंच बॉक्स प्लास्टिक का बना होता है, टॉयज़ प्लास्टिक के, वाटर कंटेनर यानी पानी जिसमें लेकर के जाते हैं वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो पाइप हो गया, ढेर सारे जो पाइप घरों में लगते हैं वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो किसी न किसी मटेरियल की बनी होती हैं। किस चीज़ की बनी होती हैं? मटेरियल की। तो नेक्स्ट लाइन नोट करेंगे, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे अपने आसपास, फिर जांच पड़ताल से ये पता चला कि ये सब मटेरियल की बनी हुई हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह के मटेरियल से ये सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो ये मटेरियल हो सकता है कि ग्लास हो, यानी ग्लास की बनी हुई चीज़ें हों, या फिर मेटल्स की बनी हुई चीज़ें हैं, या फिर प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, वुड मीन्स लकड़ी, कॉटन की बनी हुई चीज़ें भी आपके आसपास जो कपड़े होते हैं, जो कर्टन होता है, बेडशीट होता है, ये सब कॉटन की बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं। पेपर की बनी हुई चीज़ें, मड या फिर सॉइल, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें आपको आसपास में दिखेंगी। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, और ये मटेरियल ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर और सॉइल या फिर मड हो सकते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, और ये किस मटेरियल के बने हो सकते हैं वो मटेरियल का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं प्लेट। तो जो प्लेट आपने देखा होगा जिसको थाली भी कहते हैं, ये स्टील का, ग्लास का प्लेट आपने देखा होगा और प्लास्टिक का प्लेट देखा होगा। ठीक है, तो याद करिए कि प्लेट कितने तरह के आपने देखे हैं। घरों में मान लीजिए कि स्टील का प्लेट है, ठीक है। इसके बाद जैसे कोई फंक्शन है, शादी वगैरह है, तो वहाँ पे जो प्लेट मिलता है वो प्लास्टिक का या फाइबर का प्लेट होता है। ग्लास के जैसे कि ग्लास हो गया जिसमें पानी पिया जाता है, वो कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो ग्लास के डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्लेट भी कांच का बना हुआ हो सकता है। इसी तरीके से जो आपके पास पेन है, ये पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी पेन आता है। ठीक है, सेकंड जो टेबल दिया हुआ है इसमें मटेरियल दिया है कि ये यहाँ पे रहा मटेरियल, और इस मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट, यानी कि मटेरियल कौन सा मटेरियल है और इस मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, कुछ चीज़ों को नहीं भी देखे होंगे। तो जिन चीज़ों को आपने देखा है उसको थोड़ा इमेजिन करिएगा। तो वुड यानी कि लकड़ी की बनी हुई जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो है चेयर, टेबल, प्लाऊ यानी कि हल, पहले के समय में यूज़ किया जाता था हल, और पहले के समय में व्हील भी लकड़ी का ही बना करता था। तो जैसे बुलक कार्ट हो गया, तो उसके जो पहिए हुआ करते थे व्हील, वो लकड़ी के बने हुए होते थे। ठीक है, अब तो रबर की सारी चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं पेपर। तो पेपर की बनी हुई आपकी जो बुक है वो पेपर की बनी होती है। नोटबुक पेपर का बना होता है। न्यूज़पेपर आपने देखा है, वो भी पेपर का बना हुआ है। टॉयज़ भी, खिलौने भी पहले पेपर के बने हुए होते थे। आज भी कुछ कुछ टॉयज़ जो होते हैं वो खिलौने जो हैं वो पेपर के बनते हैं। इसी तरीके से कैलेंडर्स जो होते हैं वो पेपर के बने हुए होते हैं। ठीक है, लेदर यानी कि चमड़ा, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। ठीक है, तो चमड़े का बेल्ट आपने देखा होगा। ठीक है, बेल्ट जो पहनते हैं उसको, वो लेदर के बने हुए होते हैं। तो लेदर का बैग भी होता है, लेदर का जैकेट भी होता है। ठीक है, तो लेदर की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्लास्टिक।
नेक्स्ट मटेरियल है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हम लोगों ने नोट किया है कि बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉयज़, वाटर कंटेनर और पाइप्स। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि टॉयज़ है, यूटेंसिल्स है, चेयर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती हैं। इसी तरीके से कॉटन की बनी हुई चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फैब्रिक खाली यहाँ पे लिखा है हमने, क्योंकि इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी किया कि फैब्रिक किन चीज़ों की बनी होती है। तो कॉटन की फैब्रिक आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसका लिस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास में, उनकी सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि उनको अलग अलग करके ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कोई न कोई मटेरियल की बनी हुई होती हैं। तो जो मटेरियल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, कुछ मटेरियल का अपीयरेंस जो होता है वो बड़ा ही शाइनी होता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस काफ़ी डल होता है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और कैसी होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आपसे पूछा जाता है तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। ठीक है, तो गुण का मतलब होता है कि वो कैसे दिखते हैं, छूने पे कैसे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं कि नहीं घुल जाते हैं, वो पानी में तैरते हैं कि डूब जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, देखिए मटेरियल जैसे दिखेंगे या जैसे दिखते हैं, उनकी ओरिजिनल जो उनका ओरिजिनल जो अपीयरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके के दिखते हैं। जैसे कि जो मेटल्स होते हैं इनमें एक शाइनी लस्टर होता है। लस्टर का मतलब होता है चमक। लस्टर का मतलब क्या है, चमक। LUSTRE, लस्टर। ठीक है, तो एक लस्टर होती है, शाइनी मतलब चमकदार। ठीक है, तो कोई भी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ठीक है, अगर कोई भी मेटल आप लेते हैं तो हो सकता है कि वो दिखने में शुरुआत में, वैसे बाहर से देखने पे हो सकता है कि उस पर रस्टिंग हुई हो। रस्टिंग एक प्रोसेस है जो ऑक्सीडाइज होकर के मेटल्स वहाँ पे ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। तो जितने भी मेटल होते हैं उस पर एक ये बड़ा ही बेकार सा प्रोसेस होता है जंग लगने वाला, उससे मेटल जो होते हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई मेटल आयरन रॉड आपके सामने अगर है तो उस पर आप देखेंगे वो ब्राउन कलर का दिखता है। लेकिन क्या आयरन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है? तो जवाब है नहीं, आयरन जो है ब्राउन कलर का नहीं होता है। अगर उस आयरन को ऊपर की लेयर को साफ कर दिया जाए या फिर उसको बीच में से कट किया जाए तो उसकी जो सरफेस होती है वो एकदम सिल्वर की तरह होती है, एकदम चमकदार होती है। ठीक है, तो जो मेटल होता है उसका अपीयरेंस शाइनी लस्टर के फॉर्म में होता है। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये कुछ मेटल्स हैं जिनका अपीयरेंस बिल्कुल चमकदार उनका सरफेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल। यानी कि कुछ मटेरियल हमारे आसपास जो हैं वो कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। तो हार्ड मटेरियल का डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से बताएंगे कि हार्ड मटेरियल्स आर विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। यानी कि जिन मटेरियल को हम आसानी से दबा नहीं सकते, जैसे कि लोहा है, वुड है, इन सब चीज़ों को अगर आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली आप प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जिन मटेरियल को हम ईजिली प्रेस नहीं कर पाते हैं, कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये तो हार्ड मटेरियल है। जैसे कि लकड़ी, वुड। ठीक है, तो जो टेबल है, चेयर है, अगर लकड़ी की बनी हुई है तो उस पर जरा चढ़ के देखिए, उसको दबा के देखिए, तो अगर आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये तो हार्ड मटेरियल है। जैसे कि वुड, एल्यूमिनियम हार्ड होता है, स्टोन हार्ड होता है, नेल यानी कि जो कील होती है वो हार्ड होती है, कैंडल हार्ड होता है, चौक, जो ये चौक है ये भी हार्ड है।
ठीक है। तो हार्ड मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको इजीली हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम लोग कहते हैं कि ये हार्ड मटेरियल है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सॉफ्ट मटेरियल। अब ये सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल का मतलब होता है इसी का उल्टा, हार्ड मटेरियल का ठीक उल्टा। हार्ड मटेरियल क्या है कि विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। और कंप्रेस के अलावा एक चीज़ और भी होता है हार्ड मटेरियल में कि इनको हम ईजिली स्क्रैच भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी इन पर स्क्रैचिंग भी नहीं हो पाती है इजीली, तो ये हार्ड मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल आर विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी कि जिनको हम आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं। कंप्रेस वर्ड पे ध्यान देंगे, COMPRESSED, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेस ईडी। ठीक है, तो कंप्रेस जिनको हम आसानी से कर पाते हैं उनको सॉफ्ट मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि कॉटन है, रुई, रुई को आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हैं। स्पंज हो गया या फिर रबर हो गया, रबर को भी हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं, जिन मटेरियल को, उन्हें हम लोग सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे। तो हार्ड और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जिनको हम दबा पाते हैं वो सॉफ्ट होता है, और जिनको नहीं दबा पाते हैं, जिनको प्रेस नहीं कर पाते हैं, वो हार्ड मटेरियल होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं उनमें से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम लोग सॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको इनसॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं। तो शब्दों पे ध्यान देंगे, सॉल्यूबल मटेरियल और इनसॉल्यूबल मटेरियल। तो सॉल्यूबल मटेरियल की डेफिनेशन क्या निकल करके आती है कि दो सब्सटेंसेस विच कैन कंप्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल जो पानी में डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर का मतलब होता है गायब, यानी कि पानी में ये गायब हो जाते हैं, या फिर डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, यानी कि ये पानी में घुल जाते हैं। जैसे कि शुगर और सॉल्ट। तो शुगर और सॉल्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपने एक गिलास ले लिया, गिलास में पानी है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें आपने एक चम्मच इस तरीके से लिया, और फिर यहाँ पे शुगर लेकर के इसमें डाल दिया आपने। ठीक है, तो शुगर या फिर सॉल्ट अगर इस तरीके से डालेंगे और उसको पूरा मिलाएंगे, तो मिलाने पर वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अगर ऐसा है, कोई भी मटेरियल अगर इस तरीके से पानी में मिलाने पर गायब हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे सल्यूबल। ठीक है, और पानी में मिलाने पर अगर कोई चीज़ नहीं गायब हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इनसल्यूबल। अब ये इनसल्यूबल का एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग इनसल्यूबल मटेरियल की डेफिनेशन रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें कि दोज सब्सटेंसेज, यानी कि वो चीज़ें विच डू नॉट मिक्स इन वाटर, यानी कि जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं और अगर उनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो एक सेपरेट लेयर बना लेती हैं। ये इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा सैंड लीजिए, सैंड यानी कि बालू, और उसको पानी में मिला दीजिए। खूब मिलाइए, जितना हो सकता है उसको मिलाइए। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के लिए उसको आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, और जो पानी होता है वो ऊपर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप कोई ऑयल, जैसे सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, या फिर डीजल है, केरोसिन ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले लेते हैं ठीक है, उसको पानी में डालिए, उसको मिलाने की कोशिश करिए, खूब मिलाइए। उसके बाद आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे दो लेयर आपको दिखाई देगा। तो जो ऑयल है वो क्योंकि पानी से हल्का होता है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाता है, और पानी जो होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से एक बर्तन लेते हैं और इसमें हम अगर ऑयल मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर बन जाती है। ये पानी की लेयर बन जाएगी और ये ऑयल की लेयर बन जाती है। ठीक है, ऊपर ऑयल हो जाएगा, नीचे वाटर हो जाएगा। आप चाहे जितना मिक्स करिए, ये मिक्स नहीं होगा। तो जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं उनको इनसॉल्यूबल मटेरियल कहा जाता है। और यहाँ पे डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट मिक्स इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस विच मतलब जो डू नॉट मिक्स, जो घुलता नहीं है। किस में नहीं घुलता है? इन वाटर, पानी में नहीं घुलता। एंड फॉर्म, और बनाता है, क्या बनाता है? ए सेपरेट लेयर, यानी कि सेपरेट मतलब अलग। तो यहाँ पे एक अलग सा लेयर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक सेपरेट लेयर, लेयर का मतलब होता है परत। ठीक है, तो एक अलग से परत बनाता है। व्हेन केप्ट एसाइड, केप्ट मतलब जब उसको रख दिया जाता है, एसाइड मतलब बगल में ऐसे ही रख दिया जाता है। फॉर
सम टाइम, फॉर सम टाइम का मतलब कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए जब आप जिसको आप मिलाने की कोशिश कर रहे थे ऑयल को, अगर उसको हम कुछ समय के लिए अलग रख देते हैं तो वहाँ पे सेपरेट लेयर बन जाएगा, दो अलग अलग चीज़ें बिल्कुल अलग आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन ऑयल यानी कि जितने भी ऑयल है, चॉक पाउडर ले लीजिए, यानी कि ये जो चॉक है इसको अगर पानी में घोलने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं घुलेगा। मड है, मड का मतलब मिट्टी, ठीक है, तो मिट्टी सैंड पार्टिकल है या फिर लकड़ी का पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे एक और खास चीज़ निकल करके आती है जो कि सॉल्यूबल होती है पानी में। एक है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों गैसेस ये सॉल्यूबल हैं वाटर में, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में घुला हुआ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में रहती हैं, और आपको ये भी मालूम होगा कि जो हम यानी कि जितने भी एनिमल यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, और सेल्स की बनी है तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है उसी वाटर में घुला हुआ, तो जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है वाटर में उसी से मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है। उनके पास लंग्स नहीं होते हैं, फेफड़े नहीं होते हैं जैसे हम लोगों के पास लंग्स होते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्ट यहाँ पे इनटेक करते हैं। वो लोग पानी में रहते हैं तो पानी से वो लोग यानी कि पानी को ही अंदर खींचते हैं और उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में घुल सकती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बोनेटेड वाटर जो होता है, कार्बोनेटेड वाटर का मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको पानी में घोल करके वहाँ पे दिया जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब उसको शेक करते हैं कोल्ड ड्रिंक को तो उसमें आप देखेंगे कि वो झाग जो ऊपर की तरफ निकलता है वो वही गैस होती है जो रिलीज होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब सल्यूबल है वाटर में। इनसल्यूबल क्या होते हैं, इनसल्यूबल सब्सटेंस वो हैं जो पानी में नहीं घुलते, सल्यूबल सब्सटेंस क्या हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो वर्ड को ध्यान में रखेंगे और आपको अपने आसपास कुछ और चीज़ें भी दिखेंगी, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, फ्लोट का मतलब तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूबना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में तैरती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ अगर आप पानी में डालेंगे तो वो तैरती रहती हैं। ऑयल है वो भी तैरता है। कॉर्क, कॉर्क जो होता है ना वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी होती है, तो वो जो है पानी में तैरता है। कुछ प्लास्टिक भी हैं जो पानी में तैरते हैं। इसी तरीके से सिंक वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं यानी कि डूबने वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे लोहे की एक गेंद आप ले लेते हैं, आयरन बॉल, अगर उसको आप पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है। स्टोन, पत्थर के टुकड़े हो गए, ग्लास हो गया, ये सब चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। तो कुछ मटेरियल ऐसी हैं जो पानी में डूब जाती हैं तो उनको सिंकेबल मटेरियल कहेंगे, और जो मटेरियल पानी के ऊपर जो है तैरती हैं उनको फ्लोटेबल आप कह सकते हैं, फ्लोटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्लोटेबल और सिंकेबल ये एक वर्ड, ये भी दो वर्ड आप याद कर सकते हैं। सिंकेबल, सिंकेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ें डूब जाती हैं, और फ्लोटेबल, फ्लोटेबल का मतलब होता है जो पानी में तैरती हैं, ठीक है। तो तैरने वाली और डूबने वाली। देखिए मटेरियल का यहाँ पे शॉर्टिंग किया जा रहा है, ठीक है। हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल को अगर हमने इकट्ठा कर लिया तो उसको हमें शॉर्टिंग तो करना ही होगा ना वहाँ पे। तो शॉर्टिंग हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसका अपीयरेंस किस तरीके का है, अपीयरेंस उसका डल है या फिर शाइनी है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेस पर आप मटेरियल को अलग कर सकते हैं। सल्यूबल, इनसल्यूबल के बेस पर मटेरियल को अलग कर सकते हैं, या फिर फ्लोटिंग और सिंकिंग के बेस पर मटेरियल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ग्रुपिंग बनाना है, ग्रुप बनाना है हमें, और ग्रुप बना करके मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में रखना है। तो अलग अलग मटेरियल को ग्रुप में रखने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आती हैं, प्रॉपर्टीज़ यही है कि उनका अपीयरेंस कैसा है, किस तरीके का वो दिखती हैं, उनमें हार्डनेस है कि सॉफ्टनेस है, इसके अलावा वो सल्यूबल हैं, इनसॉल्यूबल हैं, फ्लोटेबल हैं, सिंकेबल हैं, ये सब चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ दर्शाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसपेरेंसी पर।
तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिनके आर पार आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप मटेरियल को अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको शॉर्टिंग करना है कि जिनके आर पार हम देख पाते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, तो उनका भी अपना एक नाम दे देंगे तो उनकी ग्रुपिंग हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ते हैं। चलिए, चलिए बाबू, नेक्स्ट नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल के आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक वर्ड है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। इस शब्द पे ध्यान दीजिए जरा। पारदर्शिता का मतलब होता है जिसके आर पार हम लोग दर्शन कर सकें। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके आर पार आप देख सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग और शॉर्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपेरेंसी भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, तो इनके बेस पर भी 3 तरह के मटेरियल यहाँ पे आपके सामने रखे गए हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिनके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। और एक और कैटेगरी है यहाँ पे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो चलिए इनकी डेफिनेशन नोट करते हैं और एग्जाम्पल नोट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। यानी कि ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल, थ्रू विच का मतलब जिनमें से होते हुए, थ्रू विच का मतलब जिनमें से होते हुए। अब आप एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, पतला ग्लास हो तो उसके आर पार आप देखेंगे कि देख सकते हैं, जैसे कि विंडो यानी खिड़की में जो ग्लास लगी होती है उसके आर पार आप देख सकते हैं बड़ी इजीली। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो तो ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट यानी कि सब्सटेंस है। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल पे आते हैं ग्लास। तो ग्लास मटेरियल ऐसा होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी कि ग्लास यहाँ पे क्या है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। इसी तरीके से पानी यानी कि वाटर। ठीक है, तो एक बॉटल आप ले लीजिए बिस्लरी वाला, तो उसमें से अगर आप देखेंगे ना तो उसके आर पार आप देख सकते हैं, तो वो हो जाता है। तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है। एयर की बात करें अगर, हवा, तो हमारे आसपास जो हवा है तो उसके आर पार तो हम देख ही पा रहे हैं, तो ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और कुछ जो नॉर्मल प्लास्टिक होती हैं जो बहुत पतली होती हैं, पॉलीथीन जिसमें आप सामान लेकर के जाते हैं, उसके आर पार अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी यानी कि उसके भी आर पार हम देख सकते हैं, तो उसको भी हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट यानी सब्सटेंस है। सेकेंड नंबर पे ओपेक्यू सब्सटेंस है। ओपेक्यू, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। ओपेक्यू, ओ पी ए, ओपै और क्यू, क्यू यू ई, तो ओपेक्यू सब्सटेंस। ओपेक्यू सब्सटेंस क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, दोज मटेरियल्स और सब्सटेंसेस थ्रू विच कैन नॉट बी सीन, यानी जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार के आर पार आप देखने की कोशिश करिए, देख पा रहे हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे वुडन बॉक्स है, तो वुडन बॉक्स के आर पार आप नहीं देख सकते, तो वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो गया। कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के आर पार भी हम नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड कार्टून जिसमें बड़ा सा जो उसका पेपर का बना हुआ होता है, मोटा सा होता है, जिसमें बहुत सारा सामान रखते हैं, तो वो उसके आर पार भी हम नहीं देख सकते। अगर उसके पीछे आप छुप जाते हैं तो आप दिखेंगे नहीं किसी को। इसका मतलब ये हुआ कि उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब कि वो ओपेक्यू सब्सटेंस है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो लोहा है, सोना है, चांदी है, बड़ा सा अगर एक ऐसे प्लेट बना दिया जाए तो उसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ये ओपेक्यू सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, यानी कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसल्यूसेंट वाली होती है। ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब हुआ? कि ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, यानी कि क्लियरली आप नहीं देख पाएंगे। देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल आता है जैसे कि कोई एक थिक ग्लास है, मोटा कांच अगर है, तो उसके आर पार हम देख तो पाएंगे लेकिन हल्का फुल्का, बहुत क्लियर नहीं देख पाएंगे। अब बस आपको लगेगा कि कोई उसके दूसरे साइड में खड़ा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो थिक ग्लास हो गया। ऑयली पैच्ड पेपर है, तो एक पेपर ले लीजिए, उस पर आप कुछ ऑयल, मतलब उसको ऑयल में डुबा दीजिए, ठीक है। फिर उसको निकालिए, उसको सुखा दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे ना तो उसके आर पार भी आप देख पाएंगे, लेकिन क्लियरली आप नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वो ट्रांसल्यूसेंट है, यानी कि ऑयली पैच्ड पेपर भी ट्रांसल्यूसेंट है। नेक्स्ट नंबर पे एक टॉर्च ले लीजिए। टॉर्च तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो टॉर्च इस तरीके से डिजाइन होती है इसकी, ठीक है, आपने देखा होगा, घर में होगा तो इस तरीके से ये टॉर्च हो गया। तो टॉर्च के ऊपर जो है ना इस तरीके से हाथ रख दीजिए, ठीक है। तो हाथ रखेंगे जब इस तरीके से यहाँ पे, और इसको जब जलाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा रेड रेड सा दिखाई देने लगता है, ठीक है, पूरा रेड रेड सा दिखेगा। तो ये भी एक तरीके से ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। तो लाइट जो है उसके आर पार जा तो रही है, तभी तो वो रेड रेड दिखाई देता है। लाइट आ तो रही है लेकिन क्लियरली हम उसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। तो ट्रांसल्यूसेंट, तो यहाँ पे मटेरियल जो शॉर्टिंग करनी है, जो ग्रुपिंग करनी है, तो उससे होता ये है कि इसमें एक प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी की आ जाती है, जिसमें 3 तरह के कैटेगरी है। एक वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख सकते हैं, दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब देख सकते हैं क्लियरली नहीं देख सकते, और एक है कि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है जिनके आर पार हम कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो उनको एक नाम दिया जाता है कि ये ओपेक्यू हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स जो हैं इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है, नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि ये जो मटेरियलिंग, यानी कि जो ग्रुपिंग हम लोग कर रहे हैं मटेरियल का, इसकी ज़रूरत क्या है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, यानी मटेरियल को ग्रुप करने की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत है, अगर आप मटेरियल को ग्रुपिंग करके रखते हैं उनके सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अपीयरेंस के बेस पे, ठीक है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेस पर, या फिर सोल्यूबल इनसोल्यूबल के बेस पर अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करके मटेरियल को रखते हैं, तो इससे होता ये है कि उनकी स्टडी करना बड़ा ही ईजी हो जाता है और साथ में पहचानना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे है कि टू रिकॉग्नाइज ईजिली, यानी कि पहचानना आसान हो जाता है। दूसरे नंबर पे उसकी स्टडी करना, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आगे चल करके हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे कि सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे बहुत सारी ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। तो एनिमल्स को, प्लांट्स को डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी खाली आप नाम जानते रहिए ऐसे ही। तो यहाँ पे एक और वर्ड है रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा। रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरा। और सॉफ्ट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, मुलायम हो, ठीक है। तो खुरदरा का मतलब ये होता है जैसे कि कोई पत्थर है, उसको अगर आप टच करते हैं तो वो रगड़ खाती है उस पर, तो वो बड़ा उबड़ खाबड़ सा दिखता है, तो उसको हम रफ कहते हैं। अगर उसी को बिल्कुल प्लेन कर दिया जाए, बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए, तो रफ का यहाँ पे उल्टा जो होता है वो हो जाता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके, 2 कैटेगरी और भी है, इसमें भी आप बांट सकते हैं। यहाँ पे रफ का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है, और स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, तो इसको आप स्मूथ कह सकते हैं, ये स्मूथ है, और दीवार जो होती है वो रफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मटेरियल को आप डिफरेंट टाइप में आप यहाँ पे बांट सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मटेरियल की शॉर्टिंग ज़रूरी होती है। इसके पहले हम लोगों ने फैब्रिक वाला चैप्टर पढ़ा था, और आज की डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मटेरियल की ग्रुपिंग, मटेरियल की ग्रुपिंग यानी शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। तो शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, उनको ग्रुपिंग करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कि किस ग्रुप में, किस बेस पर उनकी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी को बेस बना करके ग्रुपिंग की जाती है। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के बारे में जाना, और मटेरियल्स के बेस पर किस मटेरियल की किस तरह की प्रॉपर्टी होती है ये भी हम लोगों ने जाना। अब आपके सामने, आपके आसपास जो भी मटेरियल हैं, ठीक है, सबको पहले तो इकट्ठा करिए, और उसके बाद उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप में बनाने की कोशिश करिए। ये प्रैक्टिकल है, ये आपको घर पे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और क्लास जो है रेगुलर अटेंड करिए, जिससे कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।